हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें इसके पहले लेक्चर हमने सेक्शन 4 देखा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, जो डील करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। मीन्स हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली। तो इसमें क्या दिया गया है कि किन्हीं दो हिंदुओं में शादी तभी संभव है जब नीचे दी हुई कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो इसमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मैरिज के लिए 6 कंडीशन दी गई थी, लेकिन उसमें कंडीशन नंबर जो 6 है उसको जो है ओमिट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो अभी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए, मैरिज के लिए जो है वो 5 कंडीशंस दी गई हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है मीन्स क्लॉज फर्स्ट, उसमें क्या दिया गया है कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। स्पाउस मीन्स पति भी होता है और पत्नी भी, मीन्स जीवन साथी। तो उसमें क्या दिया गया है कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी मीन्स उसका जीवन साथी जीवित न हो। जीवित न हो मीन्स अगर या तो दोनों अनमैरिड हों या फिर अगर उनकी शादी हुई हो तो शादी में उसकी वाइफ, अगर वाइफ है तो हस्बैंड मर चुका हो, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ मर चुकी हो या फिर उनका डिवोर्स हो चुका हो। ठीक है, मीन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के दौरान उन दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवन साथी जो है, अगर वो औरत है तो उसका पति, अगर मर्द है तो उसकी पत्नी जीवित नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, क्लॉज सेकंड में क्या दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी। इसमें 3 सब क्लॉज हैं, ए बी सी। सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मीन सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि दोनों पक्षकार जो है वो पागलपन की वजह से उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल न हो। मीन्स दोनों जो पक्षकार हैं वो उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हों। अगर वो दोनों पक्षकार पागलपन की वजह से उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल हैं तो वो उन दोनों में मैरिज नहीं होगी। ठीक है, सब क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या दिया गया है कि जो यद्यपि वो दोनों वैलिड कंसेंट दे सकते हैं मैरिज के लिए, लेकिन आगे क्या दिया कि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड, लेकिन वो दिमाग की किसी सी बीमारी से पीड़ित हैं और इस तरह पीड़ित हैं कि टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट। इस तरह पीड़ित हैं कि वो मैरिज के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट हैं। तो सब क्लॉज बी में यही दिया गया है कि यद्यपि वो दोनों पक्षकार, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों व्यक्ति हैं, वो शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर से इस तरह पीड़ित हैं कि वो शादी के लिए या फिर बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट हों, तो भी उन दोनों में मैरिज नहीं हो सकती। और सब क्लॉज में क्या दिया गया है कि हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। मीन्स उन दोनों पक्षकारों को पागलपन का दौरा न पड़ता हो। अगर उन दोनों में से किसी को भी पागलपन का दौरा पड़ता है तो भी उनमें मैरिज पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम क्लॉज 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स शादी के समय, शादी के दौरान जो दूल्हा है उसकी उम्र 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और जो दुल्हन है उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में। और क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप
अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि वो दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनमें मैरिज संभव नहीं है। लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ मैरिज बिटवीन द टू, अगर उनका कस्टम और यूसेज, ठीक है, उनकी जो प्रथा है, रूढ़ी है, उनको ऐसा करने के लिए परमिशन देती है। मीन्स अगर उनका कस्टम और उनका यूसेज जो उनको गवर्न करता है, जो उन पर एप्लीकेबल है, वो उनको डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर भी मैरिज करने की परमिशन देता है, उनमें रिवाज ऐसा चला आ रहा है, तो वो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स भले ही सब क्लॉज 4 में ऐसा दिया गया है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो उनमें मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनका कस्टम, उनका यूसेज मीन्स उनकी जो रूढ़ी और प्रथा है, अगर वो उनको ऐसा करने की परमिशन देती है, उनकी रूढ़ी और प्रथा के अनुसार अगर उनमें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हुए भी मैरिज संभव है तो वो एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्लॉज 5 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। इसमें क्या दिया है क्लॉज 5 में कि वो जो दोनों पक्षकार हैं, जो दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के सपिंडाज ना हो। ठीक है, वो एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए जब तक कि उनका जो यूसेज और कस्टम है, जो उनको गवर्न करता है, मीन्स उनकी रूढ़ी और जो उनकी प्रथाएं हैं, उनको ऐसा करने के लिए परमिट ना करें। मीन्स अगर उनके यूसेज और कस्टम के अनुसार, उनकी जो रूढ़ी है, उनकी प्रथा है, उसके अनुसार सपिंडाज में मैरिज संभव है तो वो एक दूसरे के सपिंडाज होते हुए भी एक दूसरे शादी कर सकते हैं। अगर उनका जो कस्टम है या उनका जो समाज है उसमें ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं कि एक दूसरे के सपिंडाज होते हुए भी वो एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं, तो ये जो क्लॉज 5 है सेक्शन 5 का, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उनका यूसेज और कस्टम उनको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता तो फिर उनमें मैरिज संभव नहीं है। मीन्स अगर वो दोनों जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे के सपिंडाज हैं तो उनमें मैरिज संभव नहीं है जब तक कि उनका यूसेज और कस्टम उनको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। सो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो सेक्शन 5 है उसमें जो 5 कंडीशन दी गई हैं, अगर वो 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही दो हिंदुओं में मैरिज संभव है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उन दोनों में मैरिज जो है वो संभव नहीं है। मीन्स अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही वो मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज वो जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 5 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 7। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 6 जो है वो डील करता था गार्डियनशिप इन मैरिज, लेकिन 1978 में मीन्स इन 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट एक्ट 1978, इस एक्ट के आने के बाद जो सेक्शन 6 था उसको ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 6 जो था वो डील कर रहा था गार्डियनशिप इन मैरिज, ठीक है, लेकिन इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने के बाद सेक्शन 6 जो है वो ओमिट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो डील करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज से। मीन्स हिंदू विवाह के रस्म या फिर हिंदू विवाह के संस्कार। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में 2 क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकंड। क्लॉज फर्स्ट में क्या दिया गया है कि अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। मीन्स जो हिंदू विवाह है वो उस विवाह के जो पक्षकार हैं
उन दोनों में से किसी एक के समाज में हिंदू विवाह के लिए जो धार्मिक रीति रिवाज रस्म प्रचलित है उसके अनुसार मैरिज जो है वो परफॉर्म की जा सकेगी। मीन्स सपोज ए और बी ये दो जो हैं वो शादी के पक्षकार हैं, ए और बी की आपस में शादी होने वाली है, तो फिर शादी के लिए जो भी रस्म प्रचलित होगी ए के फैमिली में, ए के समाज में, उस हिसाब से ए और बी की शादी हो सकती है, या फिर बी के समाज में, बी की सोसाइटी में शादी के लिए, हिंदू मैरिज के लिए जो भी रस्म होंगी, जो भी प्रथाएं चली आ रही होंगी, या फिर उस हिसाब से होगा। दोनों में से किसी एक की फैमिली में हिंदू मैरिज के लिए जो कोई रस्म होगी या फिर जो कोई धार्मिक रीति या रिवाज प्रचलित होगा उसके हिसाब से इन दोनों की मैरिज की जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्लॉज सेकंड देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि वेयर सच रिट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स द सप्तपदी, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर, the marriage become complete and binding when the 7 steps is taken। so friends, clause second में क्या दिया गया है कि where such rites and ceremonies includes the सप्तपदी। सप्तपदी तो सप्तपदी मीन्स होता है the taking of 7 steps by bridegroom and bride jointly before the सेक्रेड फायर। मीन्स पति पत्नी द्वारा, दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेना। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, उसे बोलते हैं सप्तपदी। ठीक है, तो अगर जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं उनकी फैमिली में, उनके समाज में हिंदू मैरिज के लिए जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो रस्म है, उसमें से एक धार्मिक रिवाज अग्नि के 7 फेरे लेना भी है, तो एक्ट में क्या दिया गया है कि द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7 स्टेप इज टेकन। तो क्लॉज टू ये दिया गया है कि अगर उनकी फैमिली में, उनके समाज में जो हिंदू मैरिज के लिए जो रीति रिवाज है, रस्म है, जो धार्मिक प्रथाएं हैं, जो धार्मिक रिवाज हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन द्वारा अग्नि के 7 फेरे लेना भी इंक्लूड है, तो जैसे ही उनका 7वां फेरा कंप्लीट होता है वैसे ही उनकी शादी पूरी हो गई ऐसा माना जाएगा, और वो शादी दूल्हा और दुल्हन के लिए, दोनों के लिए, दोनों पक्ष के लिए बाइंडिंग मानी जाएगी। ठीक है, जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे ही दूल्हा दुल्हन अग्नि का 7वां फेरा कंप्लीट करते हैं, वैसे ही वो शादी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, शादी पूरी होगी ऐसा माना जाएगा, और वो शादी जो है दोनों के लिए बंधन कारक हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 7 में यह दिया गया है कि जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं उन दोनों में से किसी एक की फैमिली द्वारा हिंदू मैरिज के लिए जो भी धार्मिक रीति रिवाज या जो भी रस्म है, उन रस्मों के अनुसार उन दोनों की शादी की जा सकेगी, और उनके जो धार्मिक रीति रिवाज या फिर जो रस्म है उसमें अग्नि के 7 फेरे लेना भी अगर एक रस्म है, तो वो जैसे ही दूल्हा दुल्हन अग्नि का 7वां फेरा कंप्लीट करते हैं वैसे ही वो शादी जो है वो पूरी हो गई ऐसा माना जाएगा, वो शादी उन दोनों के लिए बंधन कारक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 7 देखा था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 की, जो डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, मीन्स हिंदू मैरिज का रजिस्टर किया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड मैरिज दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है, रजिस्टर्ड मैरिज। रजिस्टर्ड मैरिज, ये जो दोनों टर्म्स हैं अलग अलग हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन मीन्स मैरिज करने के बाद उसका रजिस्टर किया जाना, चाहे जिस समाज के लोग हों। मैरिज जो है वो उनके समाज में शादी के लिए जो भी रीति रिवाज होंगे वो उस रीति रिवाज से, उनके कस्टम के अनुसार उनकी शादी करेंगे। शादी करने के बाद वो फिर उस शादी को रजिस्टर करते हैं, तो क्या हो गया,
वो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कोई सेरेमनी नहीं है। रजिस्टर्ड मैरिज में क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों सब रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे वो रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड मैरिज दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। जो रजिस्टर्ड मैरिज की जो प्रोविज़न है ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में है। किसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दी गई है, ठीक है। तो फिर समझ में आया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है, मैरिज के बाद उसको रजिस्टर किया जाता है, और रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही मैरिज होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सेक्शन 8 दिया गया है, इस सेक्शन का पर्पज यही है कि हस्बैंड प्रूव कर सके कि ये मेरी लीगली वेडेड वाइफ है, और वाइफ प्रूव कर सके कि ये मेरा लीगली वेडेड हस्बैंड है, ठीक है। तो हम सेक्शन 8 की बेयर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो इसका सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट the party to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such condition as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. So friends, सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि for the purpose of facilitating the proof of marriage, मैरिज के प्रूफ को सरल बनाने के लिए the state government may make rule, जो स्टेट गवर्नमेंट है मीन्स राज्य सरकार, may make rule मतलब ऐसा रूल, ऐसे नियम बना सकेगी, कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे मे वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को डिस्क्रिप्शन है कि वो ऐसा रूल बनाए या ना बनाए। तो इसमें क्या दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट में मेक अ रूल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल बना सकेगी, ठीक है, उसको बनाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल बना सकेगी। कैसे? कि प्रोवाइडिंग दैट द पार्टी टू एनी सच मैरिज मे हैव द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू देयर मैरिज इंटर्ड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे प्रिस्क्राइब्ड इन अ हिंदू मैरिज रजिस्टर केप्ट फॉर द पर्पज। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल, ऐसे नियम बना सकेगी जिसके द्वारा शादी के जो पक्षकार हैं वो उनके मैरिज के डिटेल को, उनके मैरिज के पर्टिकुलर्स को हिंदू मैरिज रजिस्टर में उस तरह और उस कंडीशन के अंतर्गत दर्ज कराएं जैसा कि रूल द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो। मीन्स राज्य सरकार शादी के प्रूफ को सरल बनाने के लिए ऐसे नियम बना सकती है जिसके अंतर्गत शादी के जो पक्षकार हैं वो उनके मैरिज की डिटेल को हिंदू मैरिज रजिस्टर में उस तरह या फिर उस कंडीशन के अंतर्गत दर्ज कराएं जैसा कि रूल द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो। फ्रेंड्स, अब हम सब सेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of particulars referred in subsection 1 shall be compulsory in the state or any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be prescribed, and where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to 25 rupees. फ्रेंड, सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 मीन्स सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे रूल बना सकती है कि जो भी हिंदू मैरिज के पक्षकार हैं वो उनकी शादी को रजिस्टर करें, तो लेकिन ऑप्शनल है, कंपल्सन की बात नहीं की गई सबसेक्शन 1 में। तो इसीलिए इसमें दिया गया है सबसेक्शन 2 में कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में चाहे जो लिखा हो उससे मतलब नहीं है। आगे क्या दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू, अगर राज्य सरकार को मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना जरूरी है, ठीक है, अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि ऐसा करना जरूरी है, तो आगे क्या दिया गया है कि प्रोवाइड दैट द एंटरिंग ऑफ पर्टिकुलर्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंपल्सरी इन द स्टेट। अगर राज्य सरकार को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, कैसा करना जरूरी है कि जो शादी के पक्षकार हैं उनके मैरिज को हिंदू मैरिज रजिस्टर में रजिस्टर करना नेसेसरी है और एक्सपीडियंट है, तो राज्य सरकार उस राज्य में हिंदू मैरिज
के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है। और उसमें आएगा ये कि और इन एनी पार्ट देयरऑफ, राज्य सरकार चाहे तो हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में कंपलसरी कर सकती है, या फिर उसके राज्य के किसी पार्ट में हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है। ठीक है। और आगे दिया गया कि वेदर इन ऑल केसेस और इन सच केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड, मीन्स सभी परिस्थितियों में, सभी केसेस में, या फिर कुछ विशिष्ट केस में राज्य सरकार हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है। और आगे क्या दिया गया है कि एंड वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन इश्यूड एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू 25 रुपीज़। इसमें क्या दिया गया कि जहाँ पे चाहे पूरे स्टेट में या फिर स्टेट के किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ऐसा डायरेक्शन दिया गया है, ऐसा रूल बनाया गया है कि हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो अगर कोई व्यक्ति उस रूल को कॉन्ट्रावेन करता है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति उस रूल के अगेंस्ट जाता है, तो उस व्यक्ति को फाइन भरना पड़ेगा, जिसकी राशि 25 रुपये तक की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि सबसेक्शन 1 में चाहे जो लिखा हो, अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो राज्य सरकार पूरे राज्य में या फिर राज्य के किसी भाग में हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है। और अगर राज्य सरकार ने हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया, तो उस राज्य में अगर कोई व्यक्ति मैरिज कर रहा है तो उसको उसके मैरिज को हिंदू मैरिज रजिस्टर में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 25 रुपये तक की फाइन हो सकती है। फ्रेंड्स, हम सब सेक्शन 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एज सुन एज मे बी आफ्टर दे आर मेड। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाया तो उस रूल को तुरंत उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजे। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल, मीन्स उस स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो अगर राज्य सरकार ऐसा कोई रूल बनाता है तो उस रूल को तुरंत उनको विधानमंडल के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है। फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 4 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल at all reasonable time be open for inspection and shall be admissible as evidence of the statements therein contained, and certified extract therefrom shall on application be given by the registrar on payment to him of the prescribed fee। फ्रेंड्स, सबसेक्शन 4 में क्या दिया गया है कि द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल ऑल रिजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। मीन्स जो हिंदू मैरिज रजिस्टर है वो ऑल रिजनेबल टाइम, सभी रिजनेबल टाइम में इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। रिजनेबल टाइम मीन्स ऑफिशियल टाइम, जो ऑफिशियल समय, जो ऑफिस का टाइम रहेगा, मीन्स सुबह 10 से 6 या सुबह 11 से 6 या 10 से 5, जो भी ऑफिस का टाइम रहेगा, उस टाइम पे हिंदू मैरिज रजिस्टर जो है वो आम पब्लिक को देखने के लिए ओपन रहेगा। ओपन रहेगा मीन्स आम पब्लिक जो है हिंदू मैरिज रजिस्टर का अवलोकन कर सकती है। उसमें आगे क्या दिया गया कि एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट देयर इन कंटेंट। और हिंदू मैरिज रजिस्टर के जो कंटेंट हैं वो एज एविडेंस एडमिसिबल होंगे। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। और अगर किसी व्यक्ति को उस मैरिज रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी लग रही है तो वो वैसा एप्लीकेशन करके और उसके लिए जो फ़ी है वो फ़ी भर के रजिस्ट्रार से उस रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 4 में यह दिया गया है कि हिंदू मैरिज रजिस्टर जो है उसका अवलोकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू मैरिज रजिस्टर का अवलोकन करना चाहता है, हिंदू मैरिज रजिस्टर को देखना चाहता है, वो उस ऑफिस, जिस ऑफिस में वो रजिस्टर रखा है, उस ऑफिस के ऑफिशियल टाइम में जाके उस रजिस्टर का अवलोकन कर सकता है। और उस रजिस्टर की जो एंट्रियाँ हैं, जो उसमें पर्टिकुलर्स हैं, वो एज एविडेंस एडमिसिबल होंगे। और अगर किसी व्यक्ति को उस रजिस्टर के उसमें मेंशन किसी एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी लग रही है तो वो उसके लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन करे और उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब फी है वो पेड करे। एप्लीकेशन करने के बाद, फी भरने के बाद उस रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी या फिर पर्टिकुलर किसी एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी उसको दी जा सकेगी। फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 5 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज shall in no way be affected by the omission to make the entry। फ्रेंड्स, सबसेक्शन 5 में क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में मीन सेक्शन 8 में चाहे जो लिखा हो उससे मतलब नहीं है। दी वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज
शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। हिंदू मैरिज की वैलिडिटी कभी भी अफेक्ट नहीं होगी इस कारण से कि उसने हिंदू मैरिज रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं की है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति मैरिज करने के बाद भी उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज रजिस्टर में नहीं करता है तो भी उसकी मैरिज की वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, भले सेक्शन 8 में कुछ भी लिखा हो, सेक्शन 8 में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी शादी को रजिस्टर नहीं भी कर रहा है तो भी उसकी शादी की जो वैलिडिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए ने बी से मैरिज की, मैरिज करने के बाद सपोज ए ने उसके मैरिज के जो रजिस्ट्रेशन है वो हिंदू मैरिज रजिस्टर में नहीं किया, ए ने उसके मैरिज को रजिस्टर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने बी से शादी नहीं की है। ठीक है, मीन्स ए के मैरिज की वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होगी सिर्फ इस कारण से कि उसने उसकी शादी को रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, भले ही सेक्शन 8 में चाहे जो भी दिया गया हो, सेक्शन 8 में जो भी बातें दी गई हैं उनके होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उसके मैरिज को रजिस्टर नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैरिज नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।